Hello students, today we will study federalism class 10th polity and this is the last video of this chapter. प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, एग्जैक्ट बैलेंस ऑफ पावर इन फेडरलिज्म, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कमिंग टुगेदर फेडरेशन एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था स्पेशल स्टेटस फॉर सम स्टेट्स और उसके आगे से हम लोग इस वीडियो में कंटिन्यू करते हैं और पढ़ते हैं प्रैक्टिसाइजिंग ऑफ फेडरलिज्म। हमारे कंट्री में जो फेडरलिज्म सक्सेस हुई है, इसकी सक्सेस की जो क्वालिटी है ये डिपेंड करता है हमारे कंट्री में जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है उसके नेचर के ऊपर में। हमारे कंट्री में जिस तरह का पॉलिटिकल सिनेरियो है, जिस तरह से पॉलिटिक्स की जाती है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, कई सारे स्टेट्स बटे हुए हैं, फिर स्टेट और सेंटर के बीच में एक रिलेशन है, लैंग्वेज पॉलिसीज़ है, लिंग्विस्टिक स्टेट्स हैं, तो इन सब के ऊपर में हमारे फेडरलिज्म का क्वालिटी ऑफ सक्सेस डिपेंड करता है। प्रैक्टिसाइजिंग ऑफ फेडरलिज्म इंश्योर्स दैट द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, क्योंकि हमारे कंट्री में तो बहुत सारे डाइवर्सिटी पाए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर, इथनिसिटी, तो इसका रिस्पेक्ट एंड डिज़ायर फॉर लिविंग टुगेदर और एक साथ रहने की डिज़ायर, स्टेट्स का सेंटर के साथ मिलकर चलने की डिज़ायर बिकम शेयर्ड आइडियल्स इन आवर कंट्री, और यही हमारे कंट्री का एक साझा शेयर्ड आइडल्स है, आदर्श है। इन इंडिया फेडरलिज्म इज प्रैक्टिस्ड ऑन 3 मेजर वेज, 3 मेजर तरीक़ों से फेडरलिज्म प्रैक्टिस की जाती है। फर्स्ट इज लिंग्विस्टिक स्टेट्स, देन लैंग्वेज पॉलिसी एंड थर्ड इज सेंटर स्टेट रिलेशंस। फर्स्ट इज लिंग्विस्टिक स्टेट्स। इंडिपेंडेंस के बाद से लेकर अगर अभी तक हम लोग देखें, 2014 में भी एक नया स्टेट बना है तेलंगाना, तो कई सारे नए नए स्टेट्स क्रिएट हुए हैं। बहुत सारे पुराने ओल्ड स्टेट्स ख़त्म हो गए हैं, उसके जगह पर कुछ नए स्टेट्स इमर्ज हुए हैं, क्रिएटेड किए गए हैं। तो हमारे कंट्री का बाउंड्री, इंटरनल बाउंड्री काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हुआ है, और ऐसा इसलिए किया गया है, लैंग्वेज के आधार पर इसलिए स्टेट्स बने हैं ताकि जो सेम लैंग्वेज बोलने वाले लोग हों वो एक ही रीजन में, एक ही स्टेट्स में रह सकें। तो अलग अलग स्टेट्स बनने की डिमांड काफ़ी लैंग्वेज बेसिस पर और कल्चरल बेसिस पर भी इंडिपेंडेंस से पहले से चला कर रही थी। तो हम लोग पहले लैंग्वेज बेसिस पर देखते हैं। इसमें सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट मूवमेंट है वो है आंध्र प्रदेश के लिए। आंध्र प्रदेश का तेलुगु स्पीकर लोगों के लिए एक अलग स्टेट बने। मद्रास प्रेसिडेंसी में पहले आंध्र प्रदेश हुआ करता था, तो उससे ये अलग हो और तेलुगु बोलने वाले लोगों के लिए एक अलग स्टेट बने। इसके लिए बहुत मूवमेंट्स चले हैं, खास करके इंडिपेंडेंस के बाद ये मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा वायलेंट हो गया। हमारे कंट्री के जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, उनका ये मानना था कि लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट्स नहीं बनना चाहिए, क्योंकि लैंग्वेज बेसिस पर बनेंगी तो फिर हो सकता है यूनिटी कम हो जाए, लोगों के बीच में रीजनलिज्म बढ़ जाए, काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ेंगे स्टेट्स के बीच में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन उनको करना पड़ा। और जब लैंग्वेज के बेसिस पर आज हम देखते हैं कि कई सारे स्टेट्स बन चुके हैं, तो कुछ हद तक हम ये कह सकते हैं कि कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है स्टेट्स के बीच में। कुछ केसेस को छोड़ दें, कुछ स्टेट्स के मैटर को छोड़ दें, तो स्टेट्स के बीच में कुछ ज़्यादा लैंग्वेज को लेकर कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं है, सभी एक साथ रह रहे हैं लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट्स बनने के बावजूद। तो उसमें सबसे पहला स्टेट जो बना है वो है आंध्र प्रदेश 1953 में। इसका डिक्लेरेशन हुआ था 1952 में, और इंडिपेंडेंस के बाद यहाँ पे एक वायलेंट मूवमेंट चला और इसको लीड करने का काम किया था पोट्टी श्रीरामुलु ने। और ये हंगर स्ट्राइक पे चले गए थे कि तेलुगु स्पीकर लोगों के लिए एक अलग स्टेट बनना चाहिए आंध्र प्रदेश, और ये हंगर स्ट्राइक पे ही इनकी डेथ भी हो गई। तो जब इनकी डेथ हो गई तो वहाँ पे वायलेंट हो गया काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट मूवमेंट, और फिर अंत में जाकर पंडित जवाहरलाल नेहरू को एक नया स्टेट बनाना पड़ा ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, एंड दैट इज़ द फर्स्ट स्टेट, लिंग्विस्टिक स्टेट, आंध्र प्रदेश इन 1953 फॉर तेलुगु स्पीकर। फिर आगे चलकर 1 मई 1960 को महाराष्ट्र बना मराठी लोगों के लिए, गुजरात बना गुजराती लोगों के लिए, और भी बहुत सारे स्टेट्स बने हैं ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। कुछ स्टेट्स ऐसे भी हैं जो कि कल्चरल बेसिस पर बने हैं, कल्चर के बेसिस पर बने हैं, उनका लैंग्वेज से कोई मतलब नहीं है। एक साथ एक कल्चर वाले लोग, खास करके जो ट्रैवल बेसिस पर जो एसटीज़ के लिए जो स्टेट्स बने हैं, तो वो कल्चरल बेसिस पर बने। जैसे कि झारखंड 15 नवंबर 2000 को ही बना था झारखंड, जो कि खास ट्राइबल पीपुल लोगों के लिए कल्चरल बेसिस पर बनने वाला एक स्टेट है। छत्तीसगढ़ भी कल्चरल बेसिस पर बना है। उत्तराखंड, नागालैंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, ये भी पहले इसका नाम उत्तराखंड का नाम उत्तरांचल था, ये भी 2000 में ही बना है, और 2007 में इसका नाम बदलकर उत्तराखंड किया गया। तो छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड ये 2000 में बने हैं। नागालैंड सब उसके पहले बने थे। तो ये सभी कल्चरल बेसिस पर बने हैं।
फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स हैज मेड द कंट्री मोर यूनाइटेड एंड एडमिनिस्ट्रेशन ईजियर, और इससे कंट्री और यूनाइटेड ही हुई है और एडमिनिस्ट्रेशन ईजियर हुआ है। हालांकि कुछ केसेस को देख ले तो जैसे कि कुछ ऐसी पार्टियां हैं महाराष्ट्र में जो कि रीजनलिज्म को बढ़ावा देती है, लेकिन अभी ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो सभी कंट्रीज़ के सभी स्टेट्स के बीच में एक यूनिटी है और इससे एडमिनिस्ट्रेशन भी ईजियर हुआ है। ये आप देख सकते हैं 1947 में हमारे कंट्री का इंटरनल बाउंड्रीज किस तरह से था। इधर बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी, इधर आपको जो है सो मद्रास प्रेसिडेंसी, सेंट्रल प्रोविनेंसेस, यूनाइटेड प्रोविनेंसेस, तो कई सारे प्रोविनेंसेस थे। राजपूताना, इधर राजपूताना, राजस्थान नाम का कुछ है नहीं, आप देख सकते हैं। बाद में चलकर बहुत सारे स्टेट्स बने ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, कल्चर, इथनिसिटी। ये अभी का आप देख सकते हैं। हिंदी किन किन स्टेट्स में बोला जाता है, मराठी, गुजराती, उड़िया, तेलुगु, कन्नड़, तमिल, मलयालम, केरल के लिए मलयालम है, बांग्ला वेस्ट बंगाल के लिए। सेकेंड इज लैंग्वेज पॉलिसी। India is a diverse country on the basis of language, and according to the census 2011, this is the latest data, there are more than 1300 distinct languages which people mentioned as their mother tongue, जिसे लोगों ने अपने मदर टंग के रूप में चुना है, और ऐसे 1300 डिस्टिंक्ट लैंग्वेजेस हैं। अगर आपका बुक ओल्ड होगा तो उसमें 2001 का डाटा दिया होगा, 2001 का, और 2001 के डाटा के अकॉर्डिंग डिस्टिंक्ट लैंग्वेजेस 1500 होंगी। और यहाँ पर आप देखेंगे तो शायद 122 होगा, 122 मेजर लैंग्वेजेस, और सब लगभग सेम ही होगी। यहाँ पर हिंदी में कुछ डाटा हम आगे बताएंगे, चेंजेस है 2001 के सेंसस के अनुसार, अभी ये 2011 का सेंसस के अकॉर्डिंग यहाँ पर दिया हुआ है, तो हम लोग आगे पढ़ेंगे। इंडिया इज ए डाइवर्स कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, और उसमें 2011 के सेंसस में 1300 डिस्टिंक्ट लैंग्वेजेस को लोगों ने चुना एज देयर मदर टंग। इन 1300 लैंग्वेजेस को ग्रुप किया गया अंडर सम मेजर लैंग्वेजेस। कुछ मेजर लैंग्वेजेस के अंदर में बहुत सारे लैंग्वेजेस को मिलाकर ग्रुप कर दिया और उसे एक मान लिया गया, जैसे कि भोजपुरी, मगधी, बुंदेलखंडी, छत्तीसगढ़ी, ये सभी को मिलाकर हिंदी कर दिया गया, इसको हिंदी के अंदर में ग्रुप कर दिया गया। इतना ग्रुपिंग करने के बावजूद भी 121 मेजर लैंग्वेजेस फाउंड, इसके बावजूद भी 121 लैंग्वेजेस पाए गए, और उसमें से 22 लैंग्वेजेस को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में इंक्लूड किया गया है, और रेस्ट जो 99 लैंग्वेजेस हैं उन्हें हम नॉन शेड्यूल लैंग्वेज कहते हैं, और ये जो 22 लैंग्वेजेस हैं इन्हें हम शेड्यूल्ड लैंग्वेज कहते हैं। इंडिया में ओनली 43.63% पीपल हैव हिंदी एज देयर मदर टंग अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011, और अगर आप पुराने डाटा के अनुसार अकॉर्डिंग देखेंगे तो 41 पॉइंट समथिंग है 2001 के सेंसस के अकॉर्डिंग। ओनली 0.02% हैव इंग्लिश एज देयर मदर टंग, और उसमें भी 0.02% लोगों का ही केवल इंग्लिश मदर टंग है। और भी कुछ लैंग्वेजेस हैं, हम लोग आगे देखेंगे कि बंगाली वगैरह 8% है, और भी है। तो कोई भी ऐसा लैंग्वेज नहीं है जो कि पूरे कंट्री के लिए हो जिसमें कि मैक्सिमम लोग बोला जाता हो, या कम से कम 50% से भी ज़्यादा बोला जाता हो। तो हिंदी हम देखते हैं 50% से कम है, और सबसे ज़्यादा यही है, 52 करोड़ के आसपास लोग, 52.83 करोड़ लोग हिंदी बोलते हैं हमारे कंट्री में। लेकिन इसकी जो परसेंटेज है हम देख सकते हैं कि ये 50% से भी कम है। इंग्लिश का तो 0.02% है, बंगाली वगैरह 8% समथिंग है। तो कोई भी ऐसा लैंग्वेज नहीं है जो पूरे कंट्री के लिए हो जिसमें मैक्सिमम लोग बोलते हों, कम से कम 50% से भी ज़्यादा बोलते हों। सो आवर कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट गिव स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज टू एनी वन लैंग्वेज, इसलिए किसी भी लैंग्वेज को हमारे कंट्री में नेशनल लैंग्वेज नहीं बनाया गया। हिंदी वाज आइडेंटिफाइड एज दी ऑफिशियल लैंग्वेज, और हिंदी केवल और केवल ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में इसे माना गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2011 के डाटा के अनुसार है सेंसस के अकॉर्डिंग, और 1300 डिस्टिंक्ट लैंग्वेजेस हैं हमारे कंट्री में। 121 मेजर लैंग्वेजेस के अंदर में ग्रुप किया गया, और उसमें से 22 लैंग्वेजेस को हमारे 8th शेड्यूल में इंक्लूड किया गया है, रेस्ट 99 नॉन शेड्यूल लैंग्वेजेस। आप देख सकते हैं बंगाली 8.03% है, मैक्सिमम हिंदी है दैट इज़ 43.63%। आपका अगर ओल्ड बुक होगा तो उसमें 41 पॉइंट समथिंग दिया होगा 2001 के सेंसस के अकॉर्डिंग। तो कोई भी ऐसा नहीं है कि हम देख सकते हैं कि कोई भी ऐसा नहीं है जो 50% से ज़्यादा है, मोर हो। तो इसलिए किसी को भी यहाँ पर हमारे कंट्री में नेशनल लैंग्वेज नहीं बनाया गया है। मैक्सिमम हिंदी बोली जाती है, तो हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज माना गया है। हिंदी एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज।
टू सेफगार्ड एंड प्रमोट अदर 21 लैंग्वेजेज बिसाइड्स हिंदी, हिंदी के अलावा 21 लैंग्वेजेज हैं हमारे 8th शेड्यूल में, included in the 8th schedule. For the central government examinations, a candidate may choose any of these 22 scheduled languages. अगर आप रेलवे के एग्ज़ाम देंगे या सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी दूसरे एग्ज़ाम्स होते हैं तो उसमें आपको जो क्वेश्चंस रहेंगे आप चाहें तो 22 लैंग्वेजेज में से किसी को भी चूज़ कर सकते हैं एग्ज़ाम देने के लिए। तो ये 22 शेड्यूल लैंग्वेजेज हैं जिसमें किसी भी कैंडिडेट, कोई भी कैंडिडेट इसमें से कोई एक लैंग्वेज को चूज़ कर सकता है एग्ज़ाम के लिए। स्टेट्स हैव देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेजेस टू, और स्टेट्स का अपना खुद का भी ऑफिशियल लैंग्वेजेस होता है, जैसे कि बिहार का अपना ऑफिशियल लैंग्वेजेस है हिंदी है, फिर सेकंड ऑफिशियल उर्दू है, वेस्ट बंगाल में जाएंगे तो बंगाली है, असम में जाएंगे तो असमीज़ है, महाराष्ट्र का अपना ऑफिशियल लैंग्वेज मराठी है, वहाँ जाएंगे तो देखेंगे ज़्यादातर का महाराष्ट्र में मराठी में होती है। पुलिस वगैरह के जो पुलिस स्टेशंस होती है उसमें सारी इंफॉर्मेशंस मराठी में ही लिखी होती है। जो गवर्नमेंट इशूज़ करती है कुछ नोटिस वगैरह तो वो भी मराठी में ही रहती है। गुजरात के लिए अपना ऑफिशियल लैंग्वेज गुजराती है। तो सभी स्टेट्स के अपने ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। मच ऑफ द गवर्नमेंट वर्क टू प्लेस इन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ दैट स्टेट्स। हिंदी इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। द प्रमोशन ऑफ हिंदी कंटिन्यूज टू बी द ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट का ये पॉलिसी है कि हिंदी को हमको प्रमोट करना है, और ये ऑफिशियल पॉलिसी बना के रखा है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि हिंदी को हमें प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि हिंदी हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज है इसलिए। लेकिन प्रमोशन का मतलब ये नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इम्पोज हिंदी ऑन दोज स्टेट्स वेयर पीपल हैव देयर ओन वर्नाकुलर और डिस्टिंक्ट ओरिजिनल लैंग्वेजेस सच एज तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मराठी, बंगाली एटसेट्रा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार गवर्नमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट वो इम्पोज करेगी, थोपेगी लोगों के ऊपर में या किसी पार्टिकुलर स्टेट्स के ऊपर में हिंदी को पढ़ने के लिए या हिंदी में काम करने के लिए लैंग्वेज में। इसको लेकर खास करके साउथ इंडिया के लोग काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हैं, और वहाँ पर तो कई सारे वायलेंस मूवमेंट्स चलते रहते हैं बीच बीच में भी। अभी कुछ साल पहले की भी इंफॉर्मेशन है कि वहाँ चेन्नई में एक मेट्रो स्टेशन, मैंने न्यूज़ में देखा था कि एक मेट्रो स्टेशन बन रही थी और वहाँ पर तमिल में, इंग्लिश में नाम तो था ही, इसके अलावा हिंदी में भी नाम लिख दिया था स्टेशन का। इसको लेकर भी आपत्ति थी लोगों की कि हिंदी में क्यों नाम है। तो वहाँ पर लोग काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हैं तमिलनाडु में इस मैटर को लेकर, हिंदी को लेकर। और तमिलनाडु में कुछ पार्टियाँ जैसे कि AIDMK, M करुणानिधि की एक पार्टी है, ये पार्टी का बेस ही है। ये पार्टी इसलिए बढ़ी ही है, इंक्रीज ही की है, वो पॉलिटिक्स ही की है हमेशा से हिंदी को अपोज करते हुए। तो कई सारी ऐसी पार्टियां निकल कर आई है जो कि हिंदी को अपोज करने का काम किया है साउथ इंडिया में, खास करके तमिलनाडु में। जैसे कि एक पार्टी है AIDMK, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे जब हम पॉलिटिकल पार्टी चैप्टर को पढ़ेंगे। तो अगर आपको इन मैटर्स के ऊपर में भी मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे ब्लॉग पे जाकर पढ़ सकते हैं। ब्लॉग है alokankit7.blogspot.com पे, और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया होगा, तो आप उस पे लिंक पे क्लिक करके मोर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। According to the Constitution, the use of English for the official purpose was to stop up to 1965, but non-Hindi states demanded the use of English continue. खास करके तमिलनाडु में, जैसा मैंने आपको बताया, this movement took a violent form and the central government became agree to continue the use of English along with Hindi for official purpose. Third is center-state relations. This is the third way through which federalism has been strengthened in practice in our country. For a long time, the same single party ruled both at the center and the state. पहले खास करके 1990 से पहले की बात है, सेंटर में भी कांग्रेस की ही पार्टी की ही गवर्नमेंट रहती थी और मैक्सिमम स्टेट्स में भी कांग्रेस की ही गवर्नमेंट रहा करती थी। तो एक ही सिंगल पार्टी है जो कि दोनों जगह पे रूल करने का काम किया करता था, सेंटर में भी और स्टेट्स में भी। So the state governments did not exercise their rights and autonomous federal units. और इसलिए जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपना राइट्स को सही यूज़ नहीं कर पाता था। ऑटोनॉमस जो उसकी पावर मिली है स्टेट को वो यूज़ नहीं कर पाता था, क्योंकि एक ही पार्टी है जो स्टेट में भी है और सेंटर में भी है, और सेंटर से ही मैनेज होने का काम करता था। इंदिरा गांधी तो कई सारे स्टेट्स को डिसमिस कर दी थी 1970s के आसपास में, और उसने 356 एक आर्टिकल है 356। इमरजेंसी 3 तरह के होते हैं, एक है आपको
352, एक है 356 और एक है 360। तो 352 आर्टिकल का यूज़ किया जाता है इमरजेंसी लगाने के लिए हमारे कंट्री में, तब जब कि हमारे कंट्री में सिविल वार का सिचुएशन हो या कोई एक्सटर्नल अटैक हो गया हो या फिर वार चल रही हो, तो फिर आर्टिकल 352 का यूज़ किया जाता है इमरजेंसी के लिए। इंदिरा गांधी ने इसका यूज़ किया था इमरजेंसी के समय में कंट्री में। और 1962 में जब चाइना के साथ वार चल रही थी तो उस समय भी आर्टिकल 352 का यूज़ किया गया था। इसके बाद जो सबसे डिस्प्यूटेड आर्टिकल है वो है आर्टिकल 356, और इसका कई बार गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसका मिस यूज किया है। और इस आर्टिकल का यूज करके किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फेल्यूर, इसका आरोप लगाते हुए। और एक आर्टिकल है 360, ये इकोनॉमिकल इमरजेंसी के लिए, फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए ये लगाई जाती है। हमारे कंट्री में ऐसा कभी सिचुएशन नहीं आया है। तो इंदिरा गांधी ने कई बार ऐसा किया है। 1970s में 9 स्टेट्स के गवर्नमेंट को हटा दिया है। एक चीज़ और है जो हम बताना भूल गए हैं प्रीवियस वीडियो में, वो हमारे माइंड में नहीं रहा, लेकिन हमें पता थी लेकिन वो बता नहीं पाए कि हमारे कंट्री में अभी टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं, यूटीज़ हैं। जनवरी 2020 में दादर और नागर हवेली, ये एक यूनियन टेरिटरीज था, और दूसरा था दमन एंड दीव। इस दोनों को मर्ज कर दिया गया है, एक कर दिया गया है। तो कायदे से 9 होने चाहिए थे, लेकिन अभी 8 हैं। और जो स्टेट्स हैं उनकी संख्या पहले 29 हुआ करती थी, तो फिर जम्मू कश्मीर हट गई और 2 पार्ट्स में बट गई, तो अभी 28 स्टेट्स हैं। तो फिर से हम लोग आते हैं टॉपिक पे। तो 9 स्टेट्स के गवर्नमेंट को ऐसा किया गया है कि डिसमिस किया गया। When there was a different party at the state level, ruling party at the center tried to undermine the power of states and often misused the constitution to dismiss the state government. All this changed after 1990s. Several regional parties arose in many states. बहुत सारे रीजनल पार्टियां निकल कर आई 1990s के बाद। 1990s से लेकर और 2004 तक देखा जाए तो मेनली काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट करते रहा है हमारे कंट्री में जो गवर्नमेंट फॉर्म हुई है सेंटर में, वो बदलते रही है। कुछ सरकारें, कुछ गवर्नमेंट 1 साल के लिए आती थी, कुछ 2 साल के लिए आती थी, फिर डिसमिस हो जाती थी, ख़त्म हो जाती थी, क्योंकि जो सपोर्ट था, मेजोरिटी था, वो लोकसभा में नहीं भी मिल पाती थी। तो कई सारे ऐसे गवर्नमेंट्स बने हैं, आई है और गई है। तो 1990s के बाद रीजनल पार्टी का पावर थोड़ा बढ़ा है, क्योंकि ये रीजनल पार्टीज अलग अलग निकल के आई। जैसे बिहार में बहुत सारे रीजनल पार्टीज, आरजेडी है, जनता दल यूनाइटेड है, लोक जनशक्ति पार्टीज़ हैं। उधर आप यूपी में चले जाएंगे तो मायावती की पार्टी है, बीएसपी, एसपी, बहुत सारे ऐसी पार्टियां हैं जो निकल कर 1990s के बाद आई है। और इसने सपोर्ट किया अलग अलग अपने मेजर पार्टीज़ को अपने अपने पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग, और इसका पावर बढ़ा है, रीजनल पार्टीज़ का पावर बढ़ा है। दिस वॉज द बिगिनिंग ऑफ इरा ऑफ कोएलिशन गवर्नमेंट एट द सेंटर। और यही समय था 1990s का कि ये कोएलिशन गवर्नमेंट का ये टाइम था सेंटर में। कोएलिशन गवर्नमेंट किसको कहते हैं? व्हेन 2 और मोर पॉलिटिकल पार्टीज कम टुगेदर टू फॉर्म ए गवर्नमेंट ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन पॉलिसीज प्रोग्राम, दिस इज कॉल्ड कोएलिशन गवर्नमेंट। और जब 2 पार्टियां आपस में मिलकर फ्रेंडशिप करती है तो उसे हम अलायंस कहते हैं। हम लोग इसके बारे में आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये 1970s के आसपास को दिखा रहा है ये कार्टून। द स्टेट प्लीड फॉर मोर पावर यहाँ डिमांड कर रहा है कि सब लाइन में लगो, सबको पावर मिलेगा थोड़ा थोड़ा करके। और यहाँ पे राष्ट्रपति हैं, आप देख सकते हैं, ये हमारे कंट्री की इंदिरा गांधी है, उस समय की प्राइम मिनिस्टर, और बहुत सारे स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर लाइन में लगे हुए हैं थोड़ा थोड़ा पावर लेने के लिए। और इसमें ज़्यादातर जो स्टेट्स हैं, मैक्सिमम स्टेट्स हैं, वो कांग्रेस की ही पार्टी की गवर्नमेंट है वहाँ पर उस समय हुआ करती थी। तो ये दिखाता है कि 1970s के आसपास कितनी कम पावर मिला करती थी स्टेट गवर्नमेंट को। ये 1990s के आसपास का जब कोएलिशन गवर्नमेंट बन रही थी, ये हमारे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं अटल बिहारी वाजपेयी, उनका ये पिक्चर है। और यहाँ पर कई सारे देख सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टीएमसी की है, और भी बहुत सारी पार्टियों का है, डीएमके की है, जयललिता की है ये पार्टी। तो बहुत सारी पार्टियाँ हैं, और लगभग ये 30s के आसपास
पार्टीज़ थी, रीजनल पार्टीज़ थी, जिनके साथ मिलकर ये कोएलिशन गवर्नमेंट चलाते थे। तो इसका कार्टून का टॉपिक है टाइटल है पेरेंट्स ऑफ रनिंग ए कोएलिशन गवर्नमेंट। कोएलिशन गवर्नमेंट चलाने में कितनी ज़्यादा परेशानियाँ होती है, दिक्कतें आती है। तो इनके पसीने छूट रहे हैं, आप देख सकते हैं। नो सिंगल पार्टी गॉट क्लियर मेजोरिटी इन लोकसभा। 1990s के आसपास में कोई भी ऐसा मेजर पार्टी नहीं थी जिसे लोकसभा में क्लियर मेजोरिटी मिल सके। मेजर नेशनल पार्टीज हैड टू इंटर इनटू एन अलायंस करना पड़ता था विद मेनी रीजनल पार्टीज टू फॉर्म गवर्नमेंट एट द सेंटर। इट लेड ए न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर द ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट्स गवर्नमेंट। और ये एक नए कल्चर को लेड किया, पावर शेयरिंग के एंड रिस्पेक्ट फॉर ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट्स गवर्नमेंट के। स्टेट्स गवर्नमेंट्स को भी कुछ ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर नहीं मिलेगी ऑटोनॉमी तो फिर वो कोएलिशन गवर्नमेंट से अलग हो जाएंगे, और हो सकता है तो गवर्नमेंट अगर माइटी में आ जाए सेंटर में तो गवर्नमेंट ख़त्म भी हो सकती है। This also supported by a major judgment of the Supreme Court that made difficult for the central government to dismiss the state government in an arbitrary manner. एक मेजर जजमेंट आया है, आप लोग चाहे तो जान सकते हैं कि SR बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था। 1994 में इसका जजमेंट आया है। SR बोम्मई ये कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे और इनको डिसमिस कर दिया गया था राजीव गांधी के द्वारा, और इनको अपना जो मेजोरिटी है वो साबित करने के लिए, प्रूफ करने के लिए लेजिस्लेटिव में मौका भी नहीं दिया गया था, अपॉर्चुनिटी भी नहीं दी गई थी। तो इन्होंने केस किया SR बोम्मई, जो कि चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे कर्नाटका का, और फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट ये मैटर गई, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया 1994 में कि जो राष्ट्रपति के पास ये पावर है आर्टिकल 356, ये एब्सोल्यूट पावर नहीं है। ये मनमाने तरीके से आर्बिट्ररी मैनर में इसका मिसयूज नहीं कर सकते हैं, और किसी गवर्नमेंट को अपने मन से नहीं डिसमिस कर सकते हैं। तो ये एक मेजर जजमेंट है, लैंडमार्क जजमेंट है फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट इन एन आर्बिट्ररी मैनर। डिसेंट्रलाइजेशन, रीजन्स फॉर द डिसेंट्रलाइजेशन। इंडिया बहुत ही फास्ट कंट्री है और इसे केवल 2 टायर ऑफ गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से ही केवल रन नहीं किया जा सकता, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं किया जा सकता। कुछ स्टेट्स इंडिया के ऐसे हैं अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन इज एज लार्ज एज इंडिपेंडेंट कंट्रीज ऑफ यूरोप के कुछ दूसरे जो इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ हैं उसके बराबर में हैं या उससे बड़े भी हैं। जैसे अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन यूपी इज़ बिगर देन रशिया, महाराष्ट्र इज इक्वल टू जर्मनी, महाराष्ट्र की जितनी पॉपुलेशन है उतनी जर्मनी की है। रशिया के बराबर में यूपी का पॉपुलेशन है, यूपी का पॉपुलेशन लगभग 22 करोड़ के आसपास में है। मैनी ऑफ दीज स्टेट्स आर इंटरनली वेरी डाइवर्स इन टर्म्स ऑफ डायलेक्ट्स, कल्चर। तो डायलेक्ट्स के बेसिस पर, कल्चर के बेसिस पर ये जो कुछ स्टेट्स हैं, बड़े बड़े स्टेट्स हैं अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन, ये इंटरनली भी बहुत ज़्यादा डाइवर्स हैं। So there is a need for power sharing within these states, and it requires another tier of government below the state government, that is called local government. और local government 2 तरह के हैं, एक पंचायत जो कि रूरल एरियाज के लिए, और फिर म्यूनिसिपलिटीज़ या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। हम लोग इसको डिटेल में पढ़ते हैं। एडवांटेजेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन के क्या एडवांटेज हैं और डिसेंट्रलाइजेशन कहते किसको हैं। When some power is taken away from central government and state government, जब कुछ पावर सेंट्रल गवर्नमेंट से और स्टेट गवर्नमेंट से ले ली जाती है, एंड गिवन टू लोकल गवर्नमेंट, और लोकल गवर्नमेंट को दे दी जाती है, इसी को हम क्या कहते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन। इसके पीछे का आइडिया ये था कि देयर आर लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स एंड इशूज़ विच आर बेस्ट सेटल एट द लोकल लेवल। बहुत तरह की समस्याएं हैं, लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स हैं, इशूज़ हैं, जिसको बेहतर तरीके से लोकल लेवल पे सेटल किया जा सकता है। लोगों को बेटर नॉलेज है अपने लोकेलिटीज़ के प्रॉब्लम के बारे में। हमारे लोकेलिटी में, हमारे मोहल्ले में लाइट की प्रॉब्लम है, अगर कहीं इलेक्ट्रिक पोल लगाना है, रोड्स बनवानी है, तो इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के पास ज़्यादा नॉलेज नहीं हो सकता है, उसके पास ज़्यादा ये ध्यान नहीं दे सकते हैं इन छोटे छोटे मैटर्स के ऊपर में। तो इसके लिए लोकल लेवल पर इन प्रॉब्लम्स को सेटल किया जाना चाहिए। सो एक लोकल लेवल की गवर्नमेंट चाहिए। पीपल एट लोकल लेवल हैव बेटर आइडियाज़ ऑन वेयर टू स्पेंड मनी एंड हाउ टू मैनेज थिंग्स मोर एफिशिएंटली। पीपल कैन डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग एट द ग्लोबल लेवल। People can directly participate in decision making at the local level. This is important principle of democracy called self government. इसलिए पंचायत इन रूरल एरियाज और म्यूनिसिपलिटी अर्बन एरियाज में सेटअप किए गए हैं। ए मेजर स्टेप फॉर डिसेंट्रलाइजेशन इन 1992। हमारे कंट्री में, आप हमारे ब्लॉग पे जाकर डिटेल में पढ़ सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा सा बता देते हैं कि हमारे कंट्री में जो पंचायती राज सिस्टम है, इसके फादर है बलवंत राय मेहता, और हमारे कंट्री में सबसे पहले पंचायती राज यानी रूरल एरियाज़ के लिए गवर्नमेंट हो
जिसे हम पंचायत कहते हैं, ये इंट्रोड्यूस किया गया था सबसे पहले 1959 में नागौर राजस्थान में एक जगह है, वहाँ से ये शुरू की गई थी 2 अक्टूबर को। लेकिन ये ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पा रही थी, क्योंकि इसके पीछे कुछ रीजन्स थे कि इसका इलेक्शन रेगुलर नहीं हो पाता था, और इसका इलेक्शन कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है न्यू दिल्ली, तो उसके पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सेंटर का भी इलेक्शन करवाना है, स्टेट गवर्नमेंट का भी इलेक्शन करवाना है, और पूरे कंट्रीज़ के लिए लोकल बॉडीज़ का भी इलेक्शन करवाना है, तो रेगुलर हो नहीं पाती थी, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, रिजर्वेशंस नहीं थी, तो ये ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पा रहा था। बाद में चलकर 1992 में, हालांकि इसका एफर्ट्स, इसके लिए जो प्रयास किया सबसे पहले वो राजीव गांधी ने किया था, लेकिन 1991 में तो उनका असैसिनेशन हो गया, वो बम ब्लास्ट में वो उनकी डेथ हो गई। तो आप चाहें तो इसके बारे में डिटेल नॉलेज हमारे पावर शेयरिंग वाले वीडियो में आप देख सकते हैं। लेकिन इसके बाद फिर दूसरी गवर्नमेंट आती है, पीवी नरसिम्हा राव आते हैं, और फिर 1992 में जाकर डिसेंट्रलाइजेशन के लिए कुछ मेजर स्टेप्स लिए जाते हैं। तो क्या क्या मेजर स्टेप्स हैं देखते हैं। अर्लियर पावर्स वर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, मेनली स्टेट गवर्नमेंट. Local government did not have any powers on resources of their own. Elections were not held regularly, so a major step for decentralization was taken in 1992. The constitution was amendment to formalize and make a local government more powerful and effective. Steps to make local government more powerful and in 1992. तो डिसेंट्रलाइजेशन जो 1992 में हुआ, तो इसके लिए क्या मेजर स्टेप्स लिए गए हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखते हैं। पहला है कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शंस टू लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़। जो भी लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ होगी, चाहे पंचायत की हो या म्यूनिसिपलिटीज़ या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो, उसके लिए रेगुलर इलेक्शंस करवाना कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी कर दिया गया। कुछ सीटें रिजर्व कर दी गई एससीज़ के लिए, एसटीज़ के लिए और बैकवर्ड क्लासेस के लिए इन द इलेक्टेड बॉडीज़ एंड एग्जीक्यूटिव हेड्स। एग्जीक्यूटिव हेड्स मीन्स सरपंच, पंच, इसके मेयर, इन सभी चीज़ों के लिए। एटलीस्ट 1/3, लगभग 33% कर सकते हैं, ऑफ ऑल पोजीशंस आर रिजर्व फॉर वोमेन। वोमेन के लिए रिजर्व रखा गया इसमें 1/3 सीट्स। एन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन कॉल्ड स्टेट इलेक्शन कमीशन, ये सेटअप किया गया हर एक स्टेट में, जो कि पंचायत और म्यूनिसिपल इलेक्शंस को कंडक्ट करवाएगी। द स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर एंड रेवेन्यू विथ लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़। द नेचर ऑफ शेयरिंग वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। ये हो सकता है कि जो पावर है और ख़ास करके जो रेवेन्यू है, ये अलग अलग स्टेट्स में वेरी कर सकती है, लेकिन ये मैंडेटरी कर दिया गया कि स्टेट गवर्नमेंट कुछ पावर और रेवेन्यू देगी लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ को, ताकि वो भी बेटरमेंट कर सके एट द लोकल लेवल, पॉलिसीज़ फॉर्म कर सके, एग्जीक्यूट कर सके एट द लोकल लेवल। तो हम लोग पहले देखते हैं पंचायती राज, जो कि रूरल एरियाज़ के लिए है। रूरल लोकल गवर्नमेंट इज पॉपुलरली नोन एज पंचायती राज। विलेज लेवल पर, इसके बाद हम लोग देखेंगे ब्लॉक लेवल पर और फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। तो पहले विलेज लेवल पर, नीचे से हम लोग ऊपर की ओर बढ़ेंगे। इच विलेज और ग्रुप ऑफ विलेज कंजिस्ट टुगेदर टू फॉर्म ग्राम पंचायत। एक विलेज या कुछ ग्रुप ऑफ विलेज एक साथ मिलकर ग्राम पंचायत बनाते हैं। ग्राम पंचायत इज ए काउंसिल कंजिस्टिंग ऑफ सेवरल वार्ड मेंबर्स। तो ग्राम पंचायत में बहुत सारे वार्ड मेंबर्स होते हैं, जिन्हें हम पंच कहते हैं। दिस काउंसिल हैज ए प्रेसिडेंट ऑफ एंड कॉल्ड सरपंच, और इस काउंसिल में एक प्रेसिडेंट होता है जिसे हम सरपंच कहते हैं। द मेंबर्स ऑफ ग्राम पंचायत, जो मेंबर्स होंगे ग्राम पंचायत के, वो डायरेक्टली इलेक्टेड होंगे बाय ऑल द एडल्ट पॉपुलेशन लिविंग इन दैट वार्ड और विलेज। ये लोग वोट करते हैं। द पंचायत वर्क्स अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ ग्राम सभा। ग्राम सभा के सुपरविजन में, ओवरऑल सुपरविजन में पंचायत काम करती है। ऑल द वोटर्स ऑफ ग्राम पंचायत आर इट्स मेंबर। और ग्राम सभा के मेंबर कौन होंगे, तो जो उस ग्राम पंचायत के जितने भी वोटर्स हैं या एडल्ट सिटीजन्स हैं, वो सभी इसके मेंबर होंगे, ऑटोमेटिकली होंगे। ग्राम सभा हैज़ टू मीट ट्वाइस और थ्राइस इन ए ईयर टू अप्रूव द एनुअल बजट ऑफ ग्राम पंचायत एंड टू रिव्यू द परफॉर्मेंस। और परफॉर्मेंस के रिव्यू के लिए साल में कम से कम ट्वाइस और थ्राइस इसकी मीटिंग होना ज़रूरी है ग्राम सभा का। हालांकि ये अलग बात है कि कुछ स्टेट्स में, कुछ ग्राम पंचायत में ये ग्राम सभा नहीं होती है, क्योंकि अगर वहाँ पर जो सरपंच हैं या ग्राम प्रधान हैं, हमारे बिहार में उसे मुखिया कहते हैं, तो अगर वो ज़्यादा पावरफुल हैं तो उन्हें ग्राम सभा वगैरह कुछ ऑर्गेनाइज नहीं करता है, लेकिन दैट इज़ अनदर थिंग। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली तो ये प्रोविज़न है कि ग्राम सभा ट्वाइस और थ्राइस इसकी मीटिंग होनी चाहिए। पंचायत नोट में यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, पंचायत सेक्रेटरी या ग्राम सेवक इज नॉन इलेक्टेड एंड अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट टू
सुपरवाइज पॉलिसीज एंड रेवेन्यू। तो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी एक होते हैं जिन्हें हम पंचायत सेक्रेटरी या ग्राम सेवक कहते हैं। ये अपॉइंट किए जाते हैं, इसकी वैकेंसी निकलती है और एग्जाम के थ्रू इसका रिक्रूटमेंट होता है, जिन्हें हम पंचायत सेक्रेटरी और बिहार में से ग्राम सेवक भी कहते हैं। और ये स्टेट गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव होता है जो सुपरवाइज करता है पॉलिसीज़ को, रेवेन्यूज़ को। ब्लॉक लेवल और विलेज लेवल्स के ऊपर ब्लॉक लेवल, बहुत सारे ग्राम पंचायत आपस में ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म ए पंचायत समिति, ब्लॉक या मंडल, तीनों एक ही है, पंचायत समिति या ब्लॉक या मंडल। द मेंबर ऑफ पंचायत समिति और ब्लॉक और मंडल आर इलेक्टेड बाय ऑल पंचायत मेंबर्स इन दैट एरिया। और पंचायत समिति के जो मेंबर होंगे या ब्लॉक के या मंडल के, ये इलेक्टेड होते हैं बाय ऑल पंचायत मेंबर्स इन दैट एरिया। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ऑल पंचायत समितिज और मंडल्स और ब्लॉक्स आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म जिला परिषद। तो ये सभी मिलकर क्या बनाते हैं, जिला परिषद बनाते हैं। और जिला परिषद के मेंबर कौन होंगे, तो लोकसभा के जो एमपीज होते हैं, फिर इसके अलावा एमएलएज एंड सम अदर ऑफिशियल्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉडीज आर इट्स मेंबर्स। तो इसके क्या होते हैं, ये सभी मेंबर्स होते हैं। जिला परिषद चेयरपर्सन इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ जिला परिषद। जिला परिषद का चेयरपर्सन पॉलिटिकल हेड होता है किसका, तो जिला परिषद का। नाउ वी विल स्टडी अबाउट अर्बन एरियाज, म्यूनिसिपैलिटी और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस। म्यूनिसिपैलिटी इन टाउन्स, जो छोटे शहर होते हैं उसके लिए म्यूनिसिपैलिटीज़ वहाँ पर होती है। जैसे कि एग्जांपल के लिए बिहार में कुछ छोटे टाउन्स हैं, जैसे कि सहरसा है, भागलपुर है, कटिहार है, गया है, तो यहाँ पे म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं। और जो बड़े शहर होते हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ होती है, वहाँ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, जैसे कि पटना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बीएमसी, दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, बेंगलुरु म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। तो बड़े शहरों में मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और छोटे शहरों में म्यूनिसिपैलिटी। ये अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन होता है, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ये डिटरमाइन किया जाता है कि कौन म्यूनिसिपैलिटी होगा और कौन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होगा। जनरली ये 10 लाख रखी गई है, 10 लाख से नीचे म्यूनिसिपैलिटी और उससे ऊपर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। बोथ आर कंट्रोल्ड बाय इलेक्टेड बॉडीज कंसिस्टिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम सेवरल वार्ड्स और काउंसिल्स। तो म्यूनिसिपैलिटी हो या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो, ये बहुत सारे सेवरल वार्ड्स या काउंसिल्स में बटे होते हैं और इसके यहाँ से रिप्रेजेंटेटिव आते हैं चुनकर, इलेक्टेड होकर। पॉलिटिकल हेड ऑफ वार्ड और काउंसिल इज कॉल्ड वार्ड कमिश्नर और वार्ड काउंसलर। और पॉलिटिकल हेड जो होता है वार्ड का या काउंसिल का, उसे वार्ड कमिश्नर या वार्ड काउंसलर कहते हैं। जैसे कि हो सकता है कि आपका अगर टाउन में कहीं घर हो तो आपका किसी एक वार्ड नंबर होगा, वार्ड नंबर 1 2 3 4 XYZ कुछ भी, और उसका एक वार्ड कमिश्नर होगा। म्यूनिसिपल चेयरपर्सन इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ म्यूनिसिपैलिटी। म्यूनिसिपैलिटी का जो पॉलिटिकल हेड होता है वो म्यूनिसिपल चेयरपर्सन होता है, जबकि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का जो हेड होता है उसे मेयर कहते हैं। जैसे पटना की मेयर है अभी सीता साहू, तो मेयर। नोट में है कि म्यूनिसिपल कमिश्नर is the non-elected and appointed by the state government for supervision of policies and revenue। तो जैसे हम लोगों ने पंचायती राज सिस्टम में देखा कि वहाँ पर पंचायत में विलेज लेवल पर ग्राम सेवक या पंचायत सेक्रेटरी होते हैं, ठीक उसी तरह से अर्बन एरियाज़ के लिए म्यूनिसिपल कमिश्नर होते हैं और ये भी अपॉइंटेड होते हैं, रिक्रूटमेंट के थ्रू रिक्रूटमेंट किया जाता है। और जनरली ये कोई ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, IAS वगैरह होते हैं। This new system of local government consists about 36 lakhs elected representative in both panchayats and municipalities। तो पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी को मिलाकर पूरे कंट्री में 36 लाख से भी ज़्यादा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं। द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस फॉर लोकल गवर्नमेंट हैज़ डीपेंड डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री। इट हैज़ ऑल्सो इंक्रीज्ड वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन एंड वॉइस इन आवर डेमोक्रेसी। तो हम देख सकते हैं कि 33% सीट्स रिजर्व रखी गई है लोकल बॉडीज़ में, तो इससे वोमेन का रिप्रेजेंटेशन भी बढ़ी है और वॉइस भी। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ डिफ़िकल्टीज़ हैं, कुछ परेशानियां हैं, कमियां हैं इसमें। इलेक्शंस आर हेल्ड रेगुलरली बट ग्राम सभा आर नॉट हेल्ड रेगुलरली, जैसा कि हमने आपको पहले डिस्कस किया था। मोस्ट स्टेट गवर्नमेंट हैड नॉट ट्रांसफर्ड सिग्निफिकेंट पावर्स एंड रिसोर्सेज टू दी लोकल गवर्नमेंट। इन सम स्टेट्स लोकल गवर्नमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड एंड रिप्रेजेंटेड बाय पॉलिटिकल पार्टीज। कुछ स्टेट्स में तो लोकल बॉडीज़ की या लोकल गवर्नमेंट की जो इलेक्शन होती है वो इन्फ्लुएंस या रिप्रेजेंट की जाती है पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा। जैसे कि फॉर एग्जांपल वेस्ट बंगाल में आप देखेंगे तो वहाँ पर जो पंचायत की इलेक्शन होती है वहाँ पर पार्टी बेस्ड पंचायत की इलेक्शन होती है। अलग अलग पार्टी के जो ग्राम पंचायत में कंटेस्ट करते हैं रिप्रेजेंटेटिव कैंडिडेट।
तो पॉलिटिकल पार्टीज़ का इन्फ्लुएंस रहता है लोकल बॉडीज़ में, लोकल बॉडीज़ के ऊपर में। तो ये सारी कुछ डिफ़िकल्टीज़ हैं। यहाँ पे मैंने एक अलग सिस्टम में इसको लिखने का कोशिश की है, आप चाहें तो यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। ये बेटर तरीके से नहीं है, लेकिन आप इसे बेटर तरीके से खुद से बना सकते हैं। लोकल गवर्नमेंट पंचायत राज, और इधर म्यूनिसिपलिटी और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, ये बहुत सारे वार्ड्स और काउंसिल में बटे होते हैं। और इधर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आप देख सकते हैं कि जिला परिषद, ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति और ब्लॉक मंडल, और विलेज लेवल पर ग्राम पंचायत। उसके नीचे में बहुत सारे विलेजेस और ग्राम्स, और एक विलेज या ग्राम बहुत सारे सेवरल वार्ड्स में मिलकर बने होते हैं। एक एन एक्सपेरिमेंट इन ब्राज़ील, ब्राज़ील का एक एक्सपेरिमेंट है, और यहाँ पर आप इसको पढ़ सकते हैं। इसके बाद है jurisdiction, द एरिया वेदर जोग्राफिकल और सर्टेन काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट्स ओवर विच समवन हैज लीगल अथॉरिटी इज कॉल्ड jurisdiction. Coalition government, a government formed by coming together of two or more political parties is called coalition government. In coalition, parties form a political alliance and adopt a common minimum program. एग्जाम्पल के लिए आप जैसे बिहार के ही केस में देखेंगे तो 2015 में जो इलेक्शन हुई थी, तो वहाँ पर अलायंस भी दो तरह का होता है, एक प्री पोल अलायंस, एक पोस्ट पोल अलायंस। इलेक्शन कंटेस्ट होने से पहले, इलेक्शन लड़ने से पहले कुछ पार्टियाँ आपस में मिल जाती है और फिर मिलकर इलेक्शन लड़ती है, और अगर जीतती है तो फिर कोalition गवर्नमेंट फॉर्म करती है। और एक होता है पोस्ट पोल अलायंस, जिसमें अगर किसी को मेजोरिटी नहीं मिलती है तो कुछ पार्टी आपस में मिलकर मेजोरिटी में आ जाते हैं और कोalition गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, तो उसको कहते हैं पोस्ट पोल अलायंस। बिहार में जो 2015 में इलेक्शन हुई थी, तो उसमें जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार की पार्टी और आरजेडी और कांग्रेस, ये तीनों प्री पोल अलायंस किए थे। इलेक्शन से पहले ही ये आपस में मिल गए थे और मिलकर इलेक्शन लड़े थे और जीत गए, और जीतने के बाद कोalition गवर्नमेंट फॉर्म किया। लेकिन कुछ समय के बाद फिर जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार इन दोनों से अलग हो गया, और अलग होकर फिर वो बीजेपी में मिल गए, तो ये पोस्ट पोल अलायंस हो गया। इलेक्शन जीतने के बाद अलायंस हो गया, और फिर कोalition गवर्नमेंट। अभी हाल ही में महाराष्ट्र के केस में देख सकते हैं आप, पोस्ट पोल अलायंस, किसी को मेजोरिटी नहीं मिली तो शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ये सभी आपस में मिलकर पोस्ट पोल अलायंस कर लिए, और फिर जो गवर्नमेंट फॉर्म हुई उसे हम कौन सा गवर्नमेंट कहेंगे? कोalition गवर्नमेंट। और इसमें एक कॉमन प्रोग्राम होता है, सभी मिलकर अपने कुछ कॉमन प्रोग्राम बनाते हैं, जिसके बेसिस पर पॉलिसीज फॉर्म होती हैं। सो थैंक यू फॉर दी वाचिंग। और अगर आपको इसके बारे में कुछ डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे ब्लॉग्स पे जाकर इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ सकते हैं, कोalition गवर्नमेंट के बारे में, अलायंस के बारे में, ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में। सो थैंक यू फॉर दी वाचिंग अगेन।